पटना के इस एनआरआई के प्रांगण में स्वागत करते हैं। नए साल की आगाज जो हम करने वाले हैं, प्रोडक्ट सीख कर ऐसे जुनून से काम करने वाले हैं कि पूरी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग की इंडस्ट्री हिल जाएगी। सबसे बड़ी की बात बताऊं आपको, तैयार है? हमारे सप्लीमेंट्स का जादू अभी सभी कंपनीज पे चल चुका है। जानना शुरू होगा, एम्बे जैसी कंपनी इतने मतलब बड़े स्केल पे बहुत ही हाइब्रिड खेती करके अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, पता है आपको? बावजूद इसके जिस प्रकार हम लोग ट्रीटमेंट लेवल पे उतर चुके हैं, जितनी गहराई तक, इतनी गहराई आज तक वहां पे अभी तक नहीं आई। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे सप्लीमेंट्स इतने मैजिकल हैं, इतने सारे रिजल्ट्स के साथ हम मार्केट में एकदम जोशो जुनून से खड़े हैं। आज हमारा टॉपिक इज स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक ऑफ लाइफ, मतलब जो जिंदगी की शुरुआत है, फ्रॉम द चाइल्डहुड, नॉट फ्रॉम द एम्ब्रियो स्टेज, मीन्स माँ के गर्भ से क्या क्या सप्लीमेंट्स उसको चाहिए होते हैं। एक बच्चा जन्म लेने वाला होता है, उसको उसके पहले क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, वो सारी चीजों को आज हम लोग ग्रोथ में इंक्लूड करके स्टडी करेंगे। रेडियलिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ जानने के लिए आप लोग सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस जो होते हैं उसको खुद ब खुद समझते रहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आखिर में कोई इतना छोटा कैसे रह जाता है, कोई बड़ा कैसे हो जाता है, कोई दुबला क्यों हो जाता है, क्यों मोटा क्यों हो जाता है। इन सारी चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एम्ब्रियो स्टेज। जब एक बेबी हमारे उम्र में रहता है तो उसको न्यूट्रिशन कहां से जाता है? माँ के ब्लड से, माँ के ब्लड से, यस, माँ के ब्लड से जो नली होती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, उसके थ्रू नाभि से नाभि जुड़ा होता है, माँ की नाभि से नाभि जुड़ा होता है, और उसमें सारे स्टेम सेल्स भी होते हैं जो पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को बनाते हैं। मतलब अगर किसी बेबी के एम्ब्रियो को काट करके उसका जो सेल्स, स्टेम सेल्स को रख दिया जाए प्रिजर्व करके, तो उसको कोई भी बीमारी हो उसका इलाज उस स्टेम सेल से किया जाता है। साइंस इस कदर डेवलप हो चुकी है, आप सोच सकते हैं जितनी भी खतरनाक से खतरनाक बीमारियां अगर उस स्टेम सेल को प्रिजर्व करके रख दिया गया है, उन सारी बीमारी का इलाज उस स्टेम सेल से हो सकता है। और यही नहीं, और बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, लेकिन उसको वो साइंटिफिकली बैन कर दिया गया है, अदरवाइज उसका गलत उपयोग हो सकता है। मतलब बॉडी का पूरा क्लोन बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति अभी मरने वाला है, उसका पूरा क्लोन तैयार है, फिर से नन्हा मुन्ना जिंदा हो जाएगा, सारे प्रॉपर्टी उसकी उसी में रहेंगे और एकदम हूबहू वैसा ही सिबलिंग रहेगा, कोई मतलब रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। साइंस इस कदर डेवलप हो चुका है। आपको एक जान के ताज्जुब होगा, आप हमें लोग सभी लोग बोलते हैं दिल दिमाग, हमेशा बोलते हैं दिल दिमाग का कॉम्बिनेशन। आपको पता है अभी जस्ट रिसर्च वर्क हुए हैं जिसमें हार्ट के अंदर अपने न्यूरॉन्स जो किसी के कंट्रोल में नहीं होते, सिर्फ हार्ट के कंट्रोल में होते हैं, वो पाए गए हैं। उसको देखा गया है, उसकी एक्टिविटीज को वॉच किया गया है और ये समझा लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने इसको कंक्लूड किया है कि हार्ट के पास अपना ब्रेन होता है। मतलब उसको किसी भी ब्रेन, बहुत सारे उसकी एक्टिविटीज को ब्रेन से कोई मतलब नहीं होता, इस ब्रेन से कोई मतलब नहीं होता। उसके न्यूरॉन्स और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स और बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस देखे गए हैं जिसकी वजह से हार्ट खुद ब खुद अपने आप को कंट्रोल करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं और ये चीजें हमें मतलब बताती हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा पावर है, बहुत सारा पावर जो किसी भी बीमारी से हमको दूर रख सकता है।
हमें कुछ अपने जीवन शैली को बदलना पड़ता है, कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स इंक्लूड करने पड़ते हैं और उसको बेसिकली हैबिट को पंक्चुअलिटी के साथ फॉलो करना पड़ता है। कहते हैं ना, कसरत करना आसान नहीं होता। नहीं, कसरत करना आसान है दोस्तों, मुश्किल तो है कल से शुरू करूंगा इस पे विजय पाना। तो हम लोग कहते कल से शुरू करूंगा। कसरत करना बहुत आसान है, लेकिन कल से शुरू करूंगा इस पे विजय पाना बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स, हम लोग सप्लीमेंट्स की दुनिया में हैं और बहुत ही यूनिक आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने वाला है, जिसमें आपको न सिर्फ सप्लीमेंट्स की जानकारी मिलेगी, सप्लीमेंट्स किस तरीके से यूज करने से हमारी जो पीढ़ी है वो बहुत मैक्सिमम हैप्पीनेस और हेल्थ के साथ अपनी लाइफ लीड कर पाएगी। रेडी है? यस मैम। तो शुरू करते हैं बॉडी मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ। बॉडी मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म होता है किस तरीके से हमारी बॉडी जो है किसी काम को करती है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। ठीक है? हमारे ब्रेन जो होता है 2 पार्ट में होता है। इधर लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर, आधे दिमाग में। पीछे में, ब्रेन के पीछे हिस्से में ये मिड ब्रेन छोटा सा होता है और छोटा सा ब्रेन होता है, जिसको हाइंड ब्रेन कहते हैं। अगर हम उसको ऐसे देखें तो ये हो गया ब्रेन, यहाँ पे ये ब्रेन का लेफ्ट राइट, और ये मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन, ऐसा होता है। ये जंक्शन होता है, किसी भी इसको इस तरफ पहुंचाने का ये जंक्शन होता है, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन पे विजय पाना मतलब बॉडी के किसी भी मैकेनिज्म पे विजय पाना होता है। मिड ब्रेन पे विजय पाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा सात्विक होना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ लेफ्ट जो है वो हमेशा आपके राइट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। अच्छा, क्यों ऐसा होता है? लेफ्ट राइट को कंट्रोल करता है, राइट लेफ्ट को, क्यों? इसका बहुत सीधा सा सिद्धांत है। मम्मी अगर टीचर हो तो बच्चे को पढ़ा पाती है? नहीं पढ़ा पाती ना। तो लेफ्ट हिस्सा लेफ्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका अपना है। तो एक बेसिक सिद्धांत है, लेफ्ट राइट को कंट्रोल करता, राइट लेफ्ट को। अंडरस्टूड? क्योंकि अभी तक इसका कोई सिद्धांत नहीं है, तो यही सिद्धांत मानने हैं। ओके, अब हम बढ़ते आगे। इसी में ब्रेन के अंदर थाइमस नाम का ग्लैंड होता है। ग्लैंड, उसके बाद होता है पीट्यूटरी, पाइनियल, ग्लैंड को बोलते हैं ग्रंथि। क्या बोलते हैं? ग्रंथि। ग्लैंड 2 प्रकार के होते हैं। ग्रंथि, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे केमिकल सिक्रीशन होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस को कंट्रोल ही नहीं करते, बल्कि पूरी तरीके से बैलेंस और उसको मेंटेन भी करते हैं। यानी कि ग्रंथि, ये जो ग्रंथि होती है वो 2 प्रकार की होती है, और ये तीनों के तीनों ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होते हैं। आप सोचिए, अगर ब्रेन का फंक्शन अच्छा नहीं होगा या ब्रेन के अंदर कोई भी इनकैपेबिलिटीज आएंगी, तो इन हार्मोनल ग्लैंड्स का बहुत बड़ा रोल होगा। थाइमस, पिट्यूटरी एंड पाइनियल, इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि भी कह सकते हैं, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी। इन सब को, अभी तो ये 3 ही है मतलब ब्रेन में, इन सब को, इनकी बहुत सारे हैं और भी ग्लैंड्स हैं,
जिसमें अब आ जाएगा, अगर गले के पास उतरते तो यहाँ पे आता है थायराइड। सभी जानते हैं ना कहाँ होता है थायराइड ग्लैंड? यस सर। हाँ, ये सभी कहाँ होते हैं? ब्रेन में। ये कहाँ होते हैं? ब्रेन में। और ये होता है गले में थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के दोनों तरफ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में होते हैं पाराथायराइड ग्लैंड। क्या होते हैं? पाराथायराइड ग्लैंड। देखिए, हम लोग ध्यान दीजिएगा, थायराइड ग्लैंड और पाराथायराइड ग्लैंड, ये दो ग्लैंड हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज्म के लिए काम करते हैं जो बॉडी को ग्रोथ कराता है। अगर ये ग्लैंड अच्छे से सिक्रीशन नहीं देगा, क्योंकि इसका मेन हार्मोन ही ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद है TSH, ये मेन हार्मोन्स है, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, TH, ठीक है, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन। TSH एक्शन करता है थायराइड ग्लैंड पे। अभी हम पूरा मैकेनिज्म अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी हम पोजीशंस जान रहे हैं, ब्रेन में कौन सा ग्लैंड है, गले में कौन सा ग्लैंड है जो हमारे ग्रोथ को और पूरे बॉडी के हर एक्टिविटी को हमारे अंदर कंट्रोल करता है, ठीक है। होती है बीन शेप की। किस शेप की होती है? उसके ऊपर इस प्रकार का एक और ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। ये कहां पे होता है पता है? ये हमारे किडनी के ऊपर होता है, ऐसे ऐसे टाइप का रहेगा। ये ग्लैंड क्या करता है? सबका एक एक अलग अलग फंक्शन हम लोग देखते हैं। ये मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी इज मास्टर। मास्टर मतलब समझ गए ना? मास्टर, सबका मास्टर यही है। एड्रीनल ग्लैंड, ये हो गया किडनी, है ना, किडनी के ऊपर। सबका पोजीशन समझ लीजिए। फिर लास्ट में मैं पूछूंगी मिटा के, ऐसे तो आप लोग लिख रहे हैं फिर भी। उसके बाद है, नीचे आ जाए तो उसके बाद है टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी ये हो गया मेल के लिए और ये हो गया फीमेल के लिए। मेल को हम ऐसे एरो से डिनोट करते हैं और फीमेल को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार का ऐसे एरो और ऐसे, ये देखिए ऐसे लिखेंगे तो ये ऊपर 0 होगा और ये एरो होगा ऊपर की तरफ, ये मेल है और ये ऐसा जो होगा फीमेल है, ठीक है। तो ये भी क्या है? ग्लैंड है। ये भी क्या है? ग्लैंड है। और ये भी ग्रोथ में काम करता है। किस में काम करता है? ग्रोथ में। इसका ग्रोथ, ये कब सेक्रेशन की जरूरत पड़ती है इसको जब बच्चा टीन एज में पहुंच जाता है, यानी कि 12 के बाद 13, है ना, तब ये इसका काम स्टार्ट होता है और तब इसका काम स्टार्ट होता है। यानी कि ग्रोथ में इन सभी का बहुत सारा योगदान है। अब ये एड्रीनल ग्लैंड के बारे में नहीं समझे हम, और पाराथायराइड, थायराइड के बारे में तो समझ गए कि ग्रोथ वही कराता है ना, थायराइड ग्लैंड ही ग्रोथ कराता है, वही मोटा पतला सब कुछ कराता है। उसी से पूरे बॉडी के अंदर जितना भी बाल और आपके पूरे बॉडी में जो भी ग्रोथ होता है, इवन की स्किन का ग्रोथ भी, आपको ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड, बोन का ग्रोथ, मसल्स का ग्रोथ, हर चीज का ग्रोथ के लिए यही जिम्मेदार, आपकी हाइट के लिए, आपके मतलब बॉडी फिटनेस के लिए यही जिम्मेदार है। पाराथायराइड क्या कराता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को ही पूरी तरीके से प्रभावित करता है। कौन? पाराथायराइड ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। अगर हम बात करें कैल्शियम के तो कैल्शियम के लिए हमने हमेशा से कहा है, अगर हम पलके भी झपकाते हैं तो कैल्शियम हमारे बोन से खींचता है। यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म जो है, कैल्शियम का इनटेक और उसका मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है। पहले इसको समझ लीजिए, मेटाबॉलिज्म इज ऑफ 2 टाइप, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैटा और एक होता है एना। दोनों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कैटा और एना। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, दोनों को मिला के बनता है मेटाबॉलिज्म। कैटा, एना।
एना मीन्स सिंथेसिस, एना मीन्स सिंथेसिस, कैटा मीन्स ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन, टूटना, सिंपल। सिंथेसिस मतलब बनना और कैटा मतलब टूटना। यही तो खेल है। बच्चा जन्म लिया, उसका ग्रोथ हुआ, ओल्ड हुआ, मर गया, यही होता है ना। दिन हुआ, रात हुआ, यही होता है। जो आया अस्तित्व में वो खत्म होगा, सिंपल। इसी पे हमारी पूरी लाइफ टिकी होती है। यानी कि हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म मतलब वो बनने और टूटने पे निर्भर करती है। बट बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा। अब जैसे देखिए, अगर हमको प्रोटीन, हमको पता है मसल्स किस चीज से बने हुए हैं, प्रोटीन से। तो क्या हम प्रोटीन खाएंगे डायरेक्ट तो डायरेक्ट मसल्स बन जाएगा? नो मैम। प्रोटीन खाएंगे हम, उसके बाद ब्रेकिंग डाउन मतलब टूटेगा, कैटाबॉलिज्म होगा, टूटेगा, टूटेगा और वो एकदम डाइजेस्ट होकर के अपने सबसे सिंपल फॉर्म में चला जाएगा, जिसको कहते हैं अमीनो एसिड। किसको? अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो एसिड बन जाएगा ब्रेक करके एकदम पूरी तरीके से। और उसके लिए भी कुछ ऐसे एंजाइम्स मतलब जिम्मेदार हैं जो हमारे ग्लैंडुलर सिक्रेशन से मिलते हैं। तो जैसे टाइलिन है ना, ये मतलब ये पेट में जो हमारे जो होते हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सभी के सभी एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। अब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अमीनो एसिड हमारे ब्लड में चला गया, अब्जॉर्प्शन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उससे छोटी आंत में अब्जॉर्प्शन हो गया। अब ये अमीनो एसिड सेल्स में पहुंच गया, है ना। ब्लड के थ्रू कहां चला गया? सेल्स में चला गया। कैसे? ब्लड जो है, आरबीसी जो है, वो किसका काम करता है? ट्रेवल व्हीकल का, मतलब वो कैरी करता रहता है। जैसे हमारे ऑटो, बस, कार है ना, ट्रेन है ना, वैसे ही हमारे अंदर भी आरबीसी जो है वही काम करता है, कैरी करता है। हार्ट से ब्लड को ले जाता है, उसमें बहुत सारा खाना भरा होता है, किसी में ऑक्सीजन भरा होता है, किसी में पानी भरा होता है, और सब जाकर कहाँ देता है? सेल्स को। वहां से जितना कचरा होता है कचरे वाली गाड़ी बन के आ जाता है, फिर हार्ट में डाल देता है। आप समझ रहे हैं? इतना जो हम पढ़ते हैं खून 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 खून, तो ये खून है क्या? जस्ट ट्रेवल व्हीकल्स के रूप में काम करता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में काम करता है। तो सारी चीजों को ट्रांसपोर्टेशन में वो मदद करता है, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह ही पूरे बॉडी के अंदर घूमता रहता है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड में चला गया, अब ब्लड में गया अमीनो एसिड के रूप में बन के सेल्स के अंदर गया, और सेल्स के अंदर इतनी सारी मैकेनिज्म है कि वो फिर से वो क्या बना लेगा? प्रोटीन। क्या बना देगा? प्रोटीन। और वो प्रोटीन आपके मसल्स में काम आ जाएगा। यानी कि वो अगर डायरेक्ट फॉर्म में दे दे तो ब्लड में मिलता नहीं, तो उसको टूटना पड़ा ही, टूटता है। यानी कि मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप। पहले हम खाए, टूटा, फिर अंदर गया, बना, एनाबॉलिज्म, है ना। तो टूटना, बनना, यह प्रक्रिया पूरे शरीर में चालू रहती है, जिसकी वजह से बॉडी ग्रोथ करता है। क्लियर है? अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ में आ गया। कोई बोलता है कि बॉडी का मेटाबॉलिक जो है ना कुछ खराब हो गया, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही नहीं है, यानी कि बनना टूटना सही नहीं है। यहाँ पे अगर बनेगा नहीं तो ग्रोथ नहीं होगी, टूटेगा नहीं तो भी ग्रोथ नहीं होगी। अगर अमीनो एसिड में नहीं टूटता तो फिर मसल्स बनता कैसे? तो ये दोनों को अगर सही संतुलित रूप में रखना है, बनने और टूटने की प्रक्रिया को, तो हमें एक मजबूत इम्यून सिस्टम और मजबूत ग्लैंडुलर सिस्टम की जरूरत होती है। हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं ये हमारे हार्मोन्स हैं। हम लोग सोचते हैं हार्मोन क्यों जरूरी है? हार्मोन से क्या होता है? हार्मोन से पूरा कुछ बैलेंस होता है। यही हार्मोन आपको बच्चे से बड़ा बनाता है, बूढ़ा बनाता है, और यही हार्मोन आपको माता पिता भी बनाता है। अंडरस्टूड? यही हार्मोन आपको बुद्धिजीवी बनाता है। यही हार्मोन आपके हर एक बायोकेमिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने लायक बनाता है। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने सारे ग्लैंड को देखा। ये ग्लैंड कहाँ होते हैं? टेस्टिस मेल में होता है ना, बिलो एब्डोमिनल कैविटी, मतलब एब्डोमिनल कैविटी यहाँ नाभि से नीचे के हिस्से में यह टेस्टिस होता है। पैर में होता है हमेशा, ये दो, एक पैर होता है और ये एक पैर ये भी होता है, ओवरी भी। ओवरी से
एग्स बनते हैं और टेस्टिस से स्पर्म बनता है। क्लियर है? और फिर नई जिंदगी आती है। और ये वही नहीं, जितने भी आपके मूंछ आते हैं, दाढ़ी आती है, फीमेल में जितने चेंजेस होते हैं उनकी वॉइस को लेकर, उनके मतलब बॉडी के चेंजेस हुए, सब कुछ टेस्टिस और ओवरी के कारण ही होता है, उसके हार्मोनल चेंजेस के कारण ही होता है। ले देखिए हम बात फिर से वहीं पहुंच गए कि ये कंट्रोल कौन करता है, तो ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड। अंडरस्टूड? अब बारी आती है एक ऐसे मास्टर की जो मास्टर का भी मास्टर है, और उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। यानी कि पूरे ग्लैंडुलर सिस्टम का मास्टर जो है वो है हाइपोथैलेमस। लिखिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो अब्स्ट्रैक्ट पार्ट है और वो थ्योरिक पार्ट, थ्योरी और अब्स्ट्रैक्ट दोनों ही है। आप थ्योरेटिकल भी उसको मतलब हाइपोथैलेमस को मतलब ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकल अब्स्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी भावनाएं हैं वो वहीं से निकलती हैं। आपके रोने का मन करता है, आपको किसी को मतलब भूख लगती है तो आप कैसे फील करते हैं, सब कुछ कहां से कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस। आपके इमोशंस कंट्रोल होते हैं कहां से? हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस मास्टर का भी मास्टर है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हैंडल करता है। पूरे ग्लैंड को सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग पावर जो है वो डायरेक्टर ग्लैंड उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी ग्लैंड, है ना। मास्टर ग्लैंड के ऊपर भी है हाइपोथैलेमस, जिसको बोलते हैं डायरेक्टरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, डायरेक्टर ग्लैंड। मैं मेन जो ग्लैंड है वो समझ लिया कि अभी एक और ग्लैंड है जिसके बारे में अभी नहीं समझे। एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड दो प्रकार के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। एक हो गया एड्रिनलिन और एक होता है नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन मतलब ऐसे ना, इपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन इसको कहते हैं। तो ये क्या हुआ? दोनों एक ही है, सेम ही है। मतलब एड्रिनल ग्लैंड दो प्रकार के एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। ये दोनों आपको किस काम में भाग देते थे? फ्लाइट और फ्राइट। फ्लाइट और फ्राइट। अगर कुछ देख के गुस्सा आता है तो ये कौन कंट्रोल करता है? एड्रिनलिन, मतलब एड्रिनल ग्लैंड। गुस्सा आना, चिढ़ मतलब किसी पे आक्रमण कर देने की प्रवृत्ति होना, या फिर डर के मारे भाग जाना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? एड्रिनल ग्लैंड। दूसरी चीज, हमारा शरीर में जो हमारे बीपी रेज हो जाता है, अचानक से कुछ देखे तो बीपी रेज हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, फिर बीपी लो भी हो जाता है। ये सब किसकी वजह से होता है? एड्रिनल ग्लैंड की वजह से। यानी कि ये आपके अंदर के एग्रेशन को या आपके अंदर के भय को कंट्रोल करने वाला ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। यानी कि ये जरूरी है कि नहीं? अगर कोई कुत्ता पीछे पड़ गया, एकदम कुत्ते से लड़ सकते हैं आप? नहीं लड़ सकते। इतना फुर्तीला होता है, वो कहां से झपट लेगा पता भी नहीं चलेगा। तो बेटर भी फ्लाइट की फ्लाइट, भाग जाइए, है ना। तो भाग लीजिए, नहीं तो फिर उसको फिर डंडा उठा के मारिए, पीटिए, जो भी करना है। डंडा उठा लेंगे तो फिर वो भाग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कुत्ते से लड़ने की कोशिश मत कीजिए। बेटर बी सेफ की फ्लू अवे। तो ये जो सिस्टम होता है फ्लाइट और फ्राइट का, फ्लाइट मतलब भाग जाना। ये अचानक से पता है कि जैसे कोई बहुत हम बहुत शिथिल है, धीरे धीरे जा रहे हैं, एकदम थके हुए हैं, हारे हुए हैं, अचानक से कुत्ता आ गया और पीछे पड़ गया, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है? बहुत तेज हो जाती है। आपको बिलीव नहीं करना, मैं ही दौड़ रहा हूँ। वो पता है कहां से? वो एनर्जी कहां से आती है? वो एनर्जी आती है आपको एड्रिनल ग्लैंड से। इस मैकेनिज्म का नाम जो है पहले बता दे, फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहले इसमें हम लोग हाइपोथैलेमस, अब सभी का परिचय हो गया, हाइपोथैलेमस के बारे में आप जान गए। डायरेक्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस। ये किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी
पिट्यूटरी ग्रंथि को किसको करता है कंट्रोल? हाँ, ये है ना, डायरेक्टर है ना, और ये है मास्टर। ठीक है, अब ये सभी ग्लैंड को करेगा, थायराइड, ग्लैंड, सबके साथ ग्रंथि जोड़ देंगे, है ना, ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, सबके साथ ग्रंथि जोड़ देंगे। और उसके बाद थायराइड प्लस पाराथायराइड, उसके बाद और नीचे आते हैं पिट्यूटरी, यहाँ पे एक पाइनियल, ये पता है कहाँ होता है? ये बेहद रहस्यमय ग्लैंड कहा जाता है पाइनियल ग्लैंड को। ये होता है मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन, बहुत रहस्यमय ग्लैंड। इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये अगर जागृत हो जाए तो आपको 100-200 साल क्या, कितने हजार साल जिंदा रख सकता है। तो आप सोचिए कि जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं, सिद्ध पुरुष जिनको कहा जाता है, उनका पाइनियल ग्रंथि किस कदर डेवलप होगा कि वो हजारों हजार साल तक बिना किसी अन्य जल ग्रहण किए हुए सिर्फ वायु तत्व से वो पूरी एनर्जी लेते हैं। तो इतना पावरफुल होता है ये पाइनियल ग्लैंड। लेकिन अभी हमारे शरीर में ये उतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि हम अभी वास्तविकता से बहुत दूर हैं। अगर आप अपने आप को सात्विकता की तरफ ले जाए तो पाइनियल ग्रंथि अपने आप काम करनी शुरू हो जाती है। और जो लोग कहते हैं जिनका पूरा चक्र जागृत हो जाता है, उसमें पाइनियल ग्लैंड जो होता है वो सबसे ज्यादा, मतलब उसका वर्क जो होता है सबसे ज्यादा होता है, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। तो ये यहाँ पे ऐड, वो ऐड है। तो रीनल मतलब होता है, रीनल मतलब क्या होता है? किडनी, है ना, रीनल किडनी से रिलेटेड है। अच्छा, कुछ और भी वर्ड्स हम लोग सीख लेते हैं। कहीं लिखा रहता है हिपैटोमेगली, तो हिपैट किससे रिलेटेड है? किडनी से। किससे रिलेटेड है? हार्ट से, मतलब दिल से, है ना। रीनल, हिपैट, कार्डियक। हाँ, एक बार बात कर लीजिए ना। पल्मोनरी, पल्मोनरी किससे रिलेटेड है? कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है? एनी मोर आंसर? ये लंग्स से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जब बात आ ही गई है तो हम लोग रीनल और पल्मोनरी का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देख ले या फिर इसको नेक्स्ट देख लें, क्योंकि यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं वहां पे दो तरीके के आर्टरीज आते हैं जो कि अशुद्ध ब्लड कैरी करते हैं। हार्ट की अगर यहां से इस प्रकार का चैम्बर होता है, यहाँ पे लंग्स होता है दोनों साइड में, और नीचे में किडनी होती है ना, यहाँ पे किडनी होती है। इस जगह पे अगर हम इसको बना दें, अब यहां से भी जाता है, देखिए हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पे समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो हार्मोनल सिस्टम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्लड से ही जाता आता रहता है, तो हमको यहाँ पे देखना जरूरी है। तो अभी देखिए कि ये हार्ट है, दिल है, और ये फेफड़ा है, और ये है आर्टरीज और वेन, जो भी समझ सकते हैं इसको, आर्टरीज कह सकते हैं, वेन कह सकते हैं। तो और वेन, वेन इसको हिंदी में कहेंगे सिरा, धमनी, हिंदी में धमनी, आर्टरीज मतलब धमनी, और वेन का मतलब सिरा। लोग कंफ्यूज करते हैं इसको नस से,
नस बोलते हैं, नस से खून बहता है, नस में खून है। नस मतलब होता है नर्व। कई अच्छे अच्छे लोग भी इसको गलत कहते हैं, मतलब पढ़े लिखे भी समझदार लोग भी कभी कभी बोलते हैं नस में जो ब्लड है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। नर्व मतलब होता है नस, समझ लीजिए। धमनी आर्टरीज, इसमें बस बहता है साफ खून। इसमें कौन सा खून बहता है? और इसमें बहता है गंदा खून। ये ऐसा सिखाया जाता हाँ, लेकिन ये कंसेप्ट ही क्या है? गलत है। ये कंसेप्ट ही गलत है। और इसीलिए बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है कि धमनी से साफ खून बहता है और सिरा से गंदा खून बहता है। ये इस कंसेप्ट ही गलत है। कंसेप्ट है ये कि अगर हृदय से शरीर के सेल्स, हृदय से कोशिकाओं तक जो खून की नली जाती है, उसे धमनी कहते हैं। धमनी कहते हैं। और यहां पे उल्टा हो जाएगा, कोशिकाओं से हृदय तक जो जाती है उसको क्या कहेंगे? सिरा कहेंगे। ये सही है और यही बच्चों को स्टार्टिंग से पढ़ाना चाहिए। तो हम भी यही से शुरू करते हैं। दिमाग से सारी पहली बातें भुला देंगे। अभी बस याद रखेंगे कि धमनी जो होती है उसको आर्टरीज कहते हैं, ARTRIES, आर्टरीज, और वेन्स, VEINS, वेन्स, है ना, आर्टरी एंड वेन्स। धमनी और सिरा, हृदय से कोशिकाओं तक। अब बताइए, हृदय से कोशिकाओं तक कैसा ब्लड जाएगा? ज्यादातर साफ ब्लड जाएगा, यस है ना। और कोशिकाओं से हृदय तक कौन सा ब्लड आएगा? गंदा ब्लड आएगा, ऑब्वियसली। लेकिन दो जगह ऐसा है जो खून को साफ करता है, और एक है फेफड़ा, है ना। खून को साफ कौन कौन करता है? मतलब गैस वाला जो होता है, गैसियस प्रोडक्ट्स को शुद्ध करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन दे देता है, उसमें डाल देता है। अब जो द्रव की गंदगी है, लिक्विड वाला गंदगी है, वो कहां साफ होगा? किडनी में। यानी कि हार्ट में गंदा ब्लड पहले फेफड़ा, दोनों जगह जाएगा, फेफड़ा में जाएगा और किडनी में जाएगा। साफ होने के लिए दो ऑर्गन्स में जाएगा ना, तो यहाँ पे किडनी में जाएगा। तो जब साफ होने के लिए जाएगा तो ये तो ऑर्गन है, ये क्या है? ऑर्गन है। ये भी क्या है? किडनी क्या है? ऑर्गन है। कोशिका मतलब अंग भी समझ सकते हैं, अंग के अंदर कोशिकाएं होती है ना, है ना। तो अगर कोई हृदय से अंगों में जाती है तो उसको कहते हैं धमनी, और जो कोशिकाओं से हृदय में आती है उसको कहते हैं सिरा। हर फेफड़ा को कहते हैं पल्मोनरी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी। और किडनी को कहते हैं रीनल। तो जो डिफिनेशन है वो उल्टा हो जाएगा ना। साफ खून फेफड़ा से हृदय को गया, लेकिन वो किसके थ्रू जाएगा? कोशिका से हृदय तक को जाने वाली को क्या कहते हैं? सिरा। तो सिरा एक जगह यहाँ किडनी और दूसरी जगह फेफड़ा, दो जगह से साफ खून ले जाएगा ना। यस मैम। साफ करके। जी मैम। इसलिए कहा जाता है ना कि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज एक्सेप्शन है, नो एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन नहीं है, वो सही है, लेकिन हम लोग उसको ही गलत डिफिनेशन दे रहे हैं कि आर्टरीज से साफ खून जाता है, सिरा से गंदा खून जाता है। दैट इज कंसेप्ट इज रॉन्ग। वो कंसेप्ट ही रॉन्ग है। जो हृदय से फेफड़ा, सॉरी, हृदय से अंगों तक जाए या कोशिकाओं तक जाए उसको धमनी कहेंगे, और वो हमेशा अक्सर साफ ब्लड लेके जाती है। लेकिन दो जगह ऐसा है जहां वो गंदा ब्लड लेके जाती है, वो फेफड़ा और किडनी। तो वहां पे जो रीनल आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरीज होंगी वो गंदा ब्लड ले जाएंगी। तो यहाँ पे डिफिनेशन रॉन्ग हुआ नहीं ना, क्योंकि हम लोग डिफिनेशन रॉन्ग नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग गलत तरीके से पढ़ रहे थे।
तो अभी हम लोग सही तरीके से जान रहे हैं। सिंपल इज दैट कि जो आर्टरीज है वो हृदय से अंगों तक जाएगी और जो सिरा यानी वेन है वो अंगों से हृदय तक जाएगा। तो 2 जगह से साफ खून कैरी करके हृदय में जाएगा और 2 जगह हृदय से गंदा खून अंगों तक जाएगा। क्लियर है? इसलिए उसको पल्मोनरी। तो ये आर्टरीज वेन का भी क्लियर हो गया। नस भी क्लियर हो गया। नस नाड़ी है ना, क्लियर हो गया जी मैम। वो क्या है, वो ब्रेन से जो आती है वो नस है ना, पूरे शरीर में, हाँ सभी जगह वो होती है। और वो मेन उसका कहाँ होता है, स्पाइनल कॉर्ड। मतलब पूरा नस जो आता है वो स्पाइनल कॉर्ड में जाके एक जगह जमा होता है और वहां से धागे धागे जैसा निकलता है और पूरे शरीर के अंदर बिछा होता है, स्किन के जस्ट नीचे। और वो आपके हर एक्टिविटी को ब्रेन के द्वारा एक मैसेज के थ्रू पहुंचाता रहता है। तो आप समझ में आ गया, नस अलग है और धमनी सिरा अलग है। नसों में खून नहीं बहता, नसों में खून नहीं बहता, नसों में बहता है तरंग, करंट। क्या बहता है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जो बहती है उसी से मैसेज जाता है और वो मैसेज एक केमिकल मैसेंजर लेके जाता है और 2 नर्व के बीच में एक छोटी सी जगह खाली होती है जहां पे वहां मैसेज के लिए केमिकल मैसेंजर होते हैं जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। नाम नहीं याद रहे कोई बात नहीं, बोलिए कि रसायन होता है, एक केमिकल होता है एसिटाइल कोलिन। आप लोग लिख सकते हैं एसिटाइल कोलिन एक केमिकल होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक नस है, नर्व सेल है, नर्व कोशिका, ठीक है। इसको बोलते हैं साइटोन बॉडी, साइटोन मतलब मेन बॉडी, और इसको बोलते हैं एक्सोन बॉडी। अब यहाँ पे ये नस है और यहाँ पे दूसरे नस से ऐसे जुड़ा रहता है। ऐसे समझ लीजिए कि एक नस ऐसे है और एक नस यहाँ है और इस बीच में दोनों कैसे जुड़ा नहीं रहता, यहाँ पे ये बिल्कुल जुड़ा नहीं रहता। यहाँ पे एक जंक्शन होता है और इसमें एक केमिकल होता है। 2 नर्व्स के बीच में एक का साइटोन बॉडी, सॉरी एक का एक्सोन बॉडी, दूसरे के एक्सोन बॉडी के पास ऐसे एक ये होता है, या दूसरे के साइटोन बॉडी पे, सॉरी यहाँ पे साइटोन बॉडी होता है, सेल बॉडी। ये छोटा सा नस दिखा रहे हैं, एक नस यहाँ पे, इसका जो यहाँ पे ये जो है डेंड्राइट्स इसको कहते हैं, ये एक्सोन के डेंड्राइट्स और इसके डेंड्राइट्स, इसका इस दूसरे नस के इससे और इसका पिछला हिस्सा इसके अगले हिस्से से मैसेज ऐसे ही कवर करता है। यहां से मैसेज चला ब्रेन से, साइटोन बॉडी सेल बॉडी के पास पहुंचा, उसके बाद टेल हुआ, टेल बॉडी, टेल मतलब पूंछ में गया, पूंछ के पास नीचे में ऐसे ऐसे धागा जैसा रहेगा, यहीं पे मैसेज ट्रांसफर होता है, लेकिन चिपका नहीं रहता है। बहुत आश्चर्य की बात है, ये चिपका नहीं रहता। वहां पे क्या होता है, ये जंक्शन है, इस जंक्शन पे एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। कोलिन मत समझ लीजिएगा, कोलिन साफ करने वाला कोलिन, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन इसको बोलते हैं। ये केमिकल जो है एक ऐसे पुल का, ब्रिज का काम करता है जिससे मैसेज यहां तक आया और ये जंप कर गया, मीडियम का काम करता है, जंप कर गया, जंप करके जाता है। क्लियर है? इस प्रकार से मैसेज पूरे ब्रेन से लेकर के हर पार्ट तक और हर पार्ट से पूरे ब्रेन तक जाता है, हर पार्ट से ब्रेन तक भी जाता है। अगर आपने किसी आग जैसी कोई चीज को छू दिया तो अचानक से आप क्या करते हैं, झटका लगता है आपको, और ब्रेन हाथ को क्या करते हैं, पीछे करता है। आप हाथ पीछे करते कि ब्रेन पीछे करता है? ब्रेन आपको आदेश देता है पीछे करो, और ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते भी नहीं कि ऐसा कैसे हुआ होगा, जैसे छुट्टे तुरंत हटा लेते हैं, जैसे काटा गड़ा तुरंत पैर
पीछे कर लेते हैं। पत्थर क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स मतलब किसी भी प्रक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करना, वो क्या हो गया? रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। तो ये स्नीजिंग क्या है पता है? छींक जो है वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है। छींक क्यों आती है? कौन बताएगा? छींक क्यों आती है बताइए? किसने? एलर्जी के कारण। बहुत अच्छा, थोड़ी कोशिश अच्छी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जोर से बोलिए। डायमंड है नाम? और जोर से बोलिए। बबीता देवी। इनके लिए जोरदार तालियां। एलर्जी से, यस। थोड़ा सा आगे बढ़े इसको। क्यों आते हैं छींक? जब भी हमारे शरीर में नाक के थ्रू कोई ऐसी चीज प्रवेश करने की कोशिश करती है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, तो क्या होता है? छींक आती है। ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। ये भी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। और इन सब को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन डायरेक्ट काम नहीं करता, वो पावर दे देता है, ये तुम खुद ही कर लेना, इसके लिए पूछना नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये ऑटोनोमस सिस्टम में आता है। क्या होता है? ऑटोनोमस सिस्टम। अब गाड़ी के सामने कोई व्यक्ति आ गया, हम पूछ रहे सीनियर से क्या करें तो पता चलेगा हो गया, है ना? अगर कांटा आ गया, पैर रख दिए, पूछ रहे ब्रेन से क्या करें, तब तक चुप गया। जब तक हम आग के पास हाथ ले गए और ब्रेन से पूछ रहे क्या करें, जल रहा है, तो ऐसा करेंगे तो क्या हाथ जल जाएगा। तो इसको ऑटोनोमस सिस्टम में इसको रखा जाता है कि ऐसी कुछ परिस्थितियां जहां पे अगर इस तरह की एक्टिविटी हो तो ब्रेन ने ये सारा काम पिछले ब्रेन को दे दिया है। और ये पिछला ब्रेन पता है सबको, जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत शक्तिशाली है। और आते हैं इस मैकेनिज्म पे, व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म। बहुत आसान से मैं इस चीज को समझाना चाहती हूँ आपको, हालांकि 9th क्लास में पढ़ना है। आपने कभी देखा है जैसे मास्टर जी लगा के ट्यूशन लगा दिया पापा ने, और हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हफ्ते में एक दिन पापा को छुट्टी मिली, बैठ गए ट्यूशन टीचर के पास, बोले कैसा कर रहा है ये, कैसा पढ़ रही है। आप जो है ना मास्टर जी बताएंगे उनको पता नहीं कैसे हम पढ़ाते हैं, वरना दूसरा टीचर तो कभी पढ़ा नहीं पाता। अगर ऐसा फीडबैक मिल गया पापा को तो फिर मिठाई नहीं पिटाई पकी है। सही बात है? हाँ। तो फिर क्या होता है? सिकंजा कस जाता है और उसके बाद डिसिप्लिन एकदम हो जाता है कि अगर तुम नहीं पढ़े तो ऐसे होता है। यानी फीडबैक, ये क्या हुआ? फीडबैक। पेरेंट्स भी जाते हैं स्कूलों में, उनको बच्चे का फीडबैक मिलता है, बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में। फीडबैक समझ रहे हैं? मतलब क्या कर रहा है, उसका फीडबैक, जो उसने किया अभी तक उसको बैक में जाकर के पूरा बता देना किसी को कि भाई ये ऐसे ऐसे किया है, तो फीडबैक हुआ। अब फीडबैक अच्छा है तो पुरस्कार मिलेगा, और फीडबैक खराब है तो सजा मिलेगी। यही मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर चलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथि हैं, जैसे आपका डायबिटीज को कंट्रोल करने वाला जो ग्रंथि है उसको क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। तो इतने सारे ग्रंथि के अलावा भी और भी ग्रंथि हैं, पैनक्रियाज। इसको हिंदी में कौन बताएगा? हिंदी इसका क्या होता है? क्या होता है? अग्नाशय। हिंदी होता है इसका अग्नाशय। अग्नि, जठराग्नि, है ना, वहीं से निकलती है। और ये सबसे लास्ट वो ग्लैंड है जो आपके खाने के हर चीज को पचाने की ताकत रखता है। अगर पैनक्रियाज काम नहीं करेगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। क्लियर है? तो पैनक्रियाज। इसके अलावा लीवर भी ग्रंथि है। लीवर क्या है? ग्रंथि है। लीवर भी क्या है? ग्रंथि है। ये पूरे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। छोटा, ये सब छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। आप ध्यान दीजिएगा, जो छोटा है ना वो दिखने में छोटा है, काम उसका बड़ा है। उसका काम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। पाइनियल ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इमोशंस को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस।
पाइनियल ग्लैंड पूरे सृष्टि में आपके अस्तित्व को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड पाइनियल ग्लैंड। एकदम बिंदु जैसा होता है पूरे ब्रेन में, और वो मिड ब्रेन में होता है पाइनियल ग्लैंड। और ये सबसे बड़ा ग्लैंड है जो पूरी विश्व में आपके अस्तित्व को कंट्रोल करता है। आप जितने भी बड़े बड़े लोगों के नाम जानते हैं, उनका पाइनियल ग्रंथि जो है इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा सिक्रीशन उसमें है कि वो पूरे दुनिया में विश्व विख्यात हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा करना है तो अपने पाइनियल ग्लैंड को जल्दी जल्दी एक्टिव कीजिए, सात्विक बनिए, ईमानदार बनिए, लोगों की सेवा कीजिए और सबकी भलाई पर ध्यान दीजिए। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि। अच्छा, ये बच्चों को कौन लिखे आया भाई ट्रेनिंग में? निकल जाए सबको याद हो गया? सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। अब जो ग्रंथि होती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार के। नली नली वाली ग्रंथि जिसको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड, और एक होता है नली रहित ग्रंथि, डक्टलेस ग्लैंड। लीवर के अंदर भी नीचे भी एक और ग्लैंड होता है, गॉल ब्लैडर। अच्छा, बहुत लोग इसको ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि है क्या? नहीं, ये ब्लडर है जस्ट। इसमें सिक्रीशन जो है ना वो बस आके जमा होता है, और जमा होता है तो जब वक्त होता है तभी वो उसको छोड़ता है। ये कंट्रोल रूम कह सकते हैं। किसका? पित्त का। तो पित्त की थैली इसको कहते हैं, थैली है जस्ट, इट इज नॉट द ग्लैंड। ओके, लेकिन उसका पर्पस क्या है? उसको पित्त को संभाल के रखना। जब फैट आएगा, फैट मतलब अगर हम वसा युक्त खाना खाएंगे तो उसमें से पित्त निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर किसी का गॉल ब्लैडर नहीं है तो पित्त हमेशा निकलता रहेगा। तो पित्त जब निकलेगा तो सब खाना को अनडाइजेस्ट कर देगा। किसी में वसा है नहीं है तो उसमें भी जाके मिल जाएगा। तो ये फिर तो वही हो गया ना, जब जैसे सब कुछ मिला दिया तो फिर रिजल्ट 0, वैसे टेक ऑफ। इसलिए जिसका पित्त की थैली नहीं होती है उसको कहा जाता है कि उसको बहुत ही सटीक और बहुत ही एकदम बिल्कुल अच्छे से खाना खाना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए, सो दैट कि उसको ज्यादा हानि नहीं पहुंचे और उसका हमेशा डाइजेशन गड़बड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लीवर के बारे में देख रहे थे, पैनक्रियास के बारे में देख रहे थे, और इसके ग्रंथि को 2 भाग में पढ़ रहे हैं। इधर का जितना भी ग्रंथि है ये सब नली रहित है, डक्टलेस है, और इधर का जितना है ये सभी क्या है? डक्ट ग्लैंड है, नली युक्त है। ठीक है, अब ये दोनों का मतलब क्या है समझिए। एक छोटा बेबी है, उसको स्कूल तक जाना है, और एक बच्चा बड़ा हो गया है जिसको पता है कि मेरा स्कूल कहाँ है। छोटे बेबी को पता नहीं मेरा स्कूल कहाँ है, और बड़े बच्चे को पता है मेरा स्कूल कहाँ है। अब यहाँ है घर, ये क्या हो गया? घर। और यहाँ हो गया स्कूल, ये हो गया विद्यालय, है ना? यह स्कूल लिख देते। अब यहाँ से हमने एक नली बना दी और बच्चे को यहाँ पे खड़ा कर दिया, वो चला जाएगा सीधा कहाँ? स्कूल, है ना? क्योंकि उसको पता नहीं है कहाँ जाना है, उसको पता नहीं है कहाँ जाना है, इसीलिए उसको खड़ा करके तैयार करके भेज दिए, सीधे स्कूल पहुंच गया। हम लिसन। अब एक बच्चा है, बड़ा है, इसको पता है कहाँ जाना है, इसको कहीं भी छोड़ दीजिए, ये कहाँ पहुंच जाएगा? स्कूल, है ना? उसको बता दिया कि तुमको स्कूल जाना है। उसको चाहे आप राजीव नगर यहाँ पे पुल पे छोड़ दीजिए, चाहे आप दीघा हाट पे छोड़ दीजिए, चाहे आप उधर आसियाना मोड़ पे छोड़ दीजिए, रामनगरी मोड़ पे। अगर उसको डॉन बॉस्को स्कूल इधर जाना है, किधर है? इधर है, इधर है, इधर ही है ना? हाँ, तो वो चला जाएगा। सब कहीं छोड़ दीजिए, वो अपना लेके ऑटो, रिक्शा, बाइक, कुछ भी लेके, रैपिडो, कुछ भी लेके वहां पे पहुंच जाए। क्लियर है? yes, तो यहाँ पे जो डक्टलेस यानी कि नली लेस जो है, जिसमें नली नहीं है, उसको कहते हैं इंडोक्राइन। क्या कहते हैं? इंडोक्राइन। नाम सुना होगा? yes. नाम तो सुना होगा, इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड यानी इंडोक्राइन ग्रंथि।
इसको किसी डक्ट की जरूरत नहीं है, इसको किसी भी डक्ट की जरूरत नहीं है, इसको कोई नली की जरूरत नहीं, इसको पता है कहां जाना है। अगर टेस्टिस से स्पर्म निकला है, इसको पता है कहां जाना है। अगर ओवरी से ओ एक निकला है, उसको पता है कहां जाना है। सही बोल रही हूं मैं? नहीं पता है कहां जाना है। उसमें डक्ट होता है। आपने कभी ओवरी को देखा है? ऐसे बनाई हूं मैं कई बार, देखिए ऐसा होता है। आप देखिएगा डक्ट और डक्टलेस को पहचानने का तरीका। ये ओवरी है ना? इस प्रकार से ऐसे ऐसे पकड़ा रहता है, ऐसे टाइप का। जी मैम। इस इधर भी वैसे ही रहता है। हाँ। अब इसको पता नहीं है इसका एक कहां जाना है, तो इसके लिए डक्ट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? डक्ट बनाया गया। डक्ट बनाया, नली बनाई गई है। इस नली से इसको यहां जाना है। तो ये जो नीचे वाले हैं, इनको नहीं पता कि कहां जाना है, तो इनको डक्ट बना दिया गया है। तो ये डक्ट ग्लैंड है। क्लियर है? यस मैम। नली युक्त है। लीवर, पैनक्रियाज, इसको नहीं पता कहां जाना है, इसके लिए नली बनी हुई है। सबके लिए नली है, सब डक्ट ग्लैंड है। ये सब पैनक्रियाज डक्ट ग्लैंड है, लीवर डक्ट ग्लैंड है, और ये टेस्टिस डक्ट ग्लैंड है, ओवरी डक्ट ग्लैंड है। अब इन सब का डक्ट, इसका डक्ट भी बना है। हाइपोथैलेमस खुद में ग्लैंड है, इसका कोई डक्ट नहीं है। पिट्यूटरी का कोई डक्ट नहीं है, थायराइड का कोई डक्ट नहीं है। यहाँ पे जिसका डक्ट नहीं है उसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, सॉरी टिक लगा दे रहे हैं, और जिसका डक्ट नहीं है उसको कट कर दे रहे हैं। डक्टलेस, डक्टलेस, डक्ट नहीं है, डक्ट नहीं है, डक्ट नहीं है, डक्ट नहीं है। ठीक है? क्लियर है? यानी जिसको पता है कहां जाना है उसके लिए कोई डक्ट नहीं है, कहीं भी पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा। यानी कि अगर पिट्यूटरी को अगर कोई मैसेज देना होगा तो उसके लिए कोई डक्ट नहीं है। वो जो हार्मोन सिक्रीट करेगा वो सीधा वहीं जाएगा, सुपर स्पेसिफिक, एकदम सीधा वहीं जाएगा और वहीं जाके अटैक करेगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? डक्टलेस ग्लैंड और डक्ट ग्लैंड क्या है? आप घर स्कूल वाला ये एग्जांपल से समझ सकते हैं। छोटे बच्चे को डक्ट बना के छोड़ दिया, सीधा स्कूल चला जाएगा। डक्ट नहीं रहेगा तो कहीं भी जाकर भटक जाएगा। क्लियर है? तो उसको डक्ट जरूरी है। उसी तरीके से एक बच्चा जो बड़ा हो गया है, उसको सब कुछ पता है, उसको कहीं भी छोड़ दिए वो सीधा स्कूल जाएगा, तो वहां पे आपको डक्टलेस ग्लैंड ये सब हो गए ऊपर में, और नीचे में ये, और इधर वाले हो गए डक्ट ग्लैंड। क्लियर है? हाँ। अब जो है हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म को समझेंगे। ये आपने लिख लिया? यस मैम। फोटो खींच लीजिए, सबसे बेटर है। फोटो खींच लीजिए, टाइम नहीं है तो इसको मिटाते, मिटा दे। यस मतलब ग्रोथ हार्मोन, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि वाला हार्मोन। क्लियर है? यस मैम। स्राव इसको बोलते हैं, हार्मोन को स्राव भी कहते हैं। स्राव, शराब नहीं, गलती शराब नहीं समझते। स्राव। तो स्राव, स्राव कैसे लिखते हैं? स्राव। हाँ जी मैम। और शराब कैसे लिखते हैं? शराब। ये स्राव है। क्लियर है? तो जीएच हार्मोन है। जीएच हार्मोन के लिए पिट्यूटरी इसको पहले आज्ञा देता है। ठीक है? इसको आज्ञा देता है। किसको? थायराइड को। क्या हार्मोन रिलीज करता है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी सभी के लिए SH हार्मोन रिलीज करता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर थायराइड है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर एड्रिनल है तो ASH, अगर टेस्टिस है तो फिर से TE ऐसे लिख देते हैं, SH टेस्टिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओवरी है तो OSH, है ना? ओवरी है तो OSH, पाइनियल है तो P से दो है ना, नहीं एक ही है, PSH पाइनियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थाइमस के लिए फिर T तो दो आ जाएगा, तो यहाँ पे TH ऐसे लिखते हैं, या TM भी लिख सकते हैं, थाइमस, TMSH। क्लियर है? ये कौन प्रोड्यूस करता है? पिट्यूटरी। कौन प्रोड्यूस करता है? पिट्यूटरी। सबके आगे में, सबके पीछे में क्या लगा हुआ है? SH। यानी कि ये सबको स्टिमुलेट करता है, जगाता है। हार्मोन रिलीज करो, हार्मोन रिलीज करो, हार्मोन रिलीज को मास्टर है ना? yes, सबको पढ़ो, लिखो ऐसे करता है। तो वैसे अब सबको पहले जगाता है। पिट्यूटरी थायराइड के लिए TSH रिलीज करेगा, पाइनियल के लिए PSH रिलीज करेगा, टेस्टिस के लिए TESH रिलीज करेगा, इसके लिए ओवरी के लिए OSH रिलीज करेगा, सबको जगाएगा। लेकिन अभी इसका वक्त नहीं है। टीन एज के बाद
इसको कब जगाएगा? टीनेज के बाद, टीनेजर एज मतलब 12 के बाद जगाएगा, 12 वर्ष के बाद जगाएगा। अभी सबसे पहले थायराइड ग्लैंड को जगाना बहुत जरूरी है। पाइनियल ग्लैंड को जागना बहुत मुश्किल है, पाइनियल ग्लैंड को जल्दी जगा नहीं पाता। थायराइड ग्लैंड को, पैराथायराइड को, थाइमस को, ये सब को जगाना जरूरी है। एड्रिनल को जगाना जरूरी है। छोटे बच्चे को भी डर लगता है, छोटा बच्चा भी मारता है ना, अग्रेसिव होता है, तो ये सब को जगाना जरूरी है। तो जगाता है ये ऐसे स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू, यानी कि हमारा पिट्यूटरी यानी मास्टर ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के जरिए सारे ग्लैंड को जगाता है। क्लियर हो गया? सिंपल। जैसे एक मास्टर अपने बच्चों को जगाता है, वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड सबको, सारे ग्लैंड को जगाता है तो जाग जाता है, जागता है तो वो अपना काम करता है। अब ये जैसे ही जागेगा, थायराइड जो है अपना जीएच, ढेर सारा जीएच प्रोड्यूस करेगा, ग्रोथ हार्मोन। और एक होता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ज्यादा ग्रोथ हो गया, कंट्रोल करेगा सोमैटोस्टैटिन। ग्रोथ हो गया, उसको क्या करेगा? ग्रोथ नहीं हुआ तो ग्रोथ हार्मोन, और उसको सबको बैलेंस करना है तो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ये कौन करता है? थायराइड ग्लैंड ऐसा करता है। ठीक है, हम फीडबैक मैकेनिज्म को समझ रहे हैं। क्लियर है? तो हाइपोथैलेमस को एक मैसेज मिला बॉडी से, बॉडी अब अस्तित्व में आ गई है, यानी बच्चा जो है एम्ब्रॉय बन चुका है। अब उसको बड़े बच्चे में कन्वर्ट होना है, मतलब उसका अंग सब डेवलप करना है। मैसेज किसको आया? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को आज्ञा दिया, चलो जल्दी से स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करो। ये अपना सारा पूरा एनर्जी लगा देगा सारे ग्लैंड को जगाने के लिए। जागो 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 जागो, स्टिमुलेटिंग हार्मोन से जगा दिया। अब जगाने के बाद अब सारे हार्मोन फटाफट अपना काम शुरू कर दिए। अब मान लेते थायराइड ग्लैंड की बात करें तो वो क्या करेगा? फटाफट ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। सब जगह ग्रोथ होना शुरू हो गया, हर जगह ग्रोथ होना शुरू हो गया। इतना बढ़िया मैकेनिज्म है, आप समझिए। हमारी बॉडी की इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त है, किसी भी दवा की जरूरत ही नहीं है, कभी नहीं हो सकती। और इसके बाद अब देखिए, यहां से बनना शुरू हुआ, अचानक से ग्रोथ ऊपर बहुत हाई हो गया। अब फीडबैक लेगा हाइपोथैलेमस, फीडबैक लेगा हाइपोथैलेमस। क्या हो रहा है? अरे क्या ग्रो कर रहा है? एक तरफ हाथ ज्यादा लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया है। अब ये डांटेगा, क्या कर रहा है तुम? हाथ को बराबर लंबा करो। मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, आप समझिए। जैसे कि इमोशंस, भावनाओं को समझिए। मैं कह रही हूँ कि अगर कुछ गलती हो गई तो ऐसा होता है, कभी कभी हमारा कुछ अंग जो है अनडेवलप्ड रह जाता है, तो वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहा, इसका फीडबैक जाता है कि अरे उसका ग्रोथ नहीं होता। आसपास में पड़ोसी रहते ऐसे से बोलते है ना, बेटी की शादी नहीं होती, ऐसे बोलते हैं। मतलब जिसकी बेटी की शादी होनी है उसको ज्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन आसपास वाले फीडबैक देते रहते हैं। समझ गए आप? ऐसा ही होता है, हमारे ऑर्गन के चारों तरफ एक मैसेंजर होता है, केमिकल मैसेंजर। वो मैसेंजर केमिकली उस ऑर्गन को स्टडी करता है। इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना जबरदस्त का इंजीनियरिंग आप सोच नहीं सकते। वो धीरे से चुपके से जा करके नर्वस सेल, क्यों बताई थी इसलिए बताई थी, नर्वस सेल के पास जा करके एसिटाइलकोलिन के पास जाके मैसेज देगा, ये जो ऑर्गन है ये ग्रोथ नहीं कर रहा। अब वो मैसेज आया फटाक से, इसी के लिए वो खड़ा है मैसेज लेने के लिए बगल में, एकदम गुप्तचर के जैसे। और वो मैसेज फट से गया बैक रिवर्स ब्रेन में, ब्रेन हाइपोथैलेमस रेडी। बताओ क्या हुआ? अच्छा वो ग्रोथ नहीं कर रहा, अच्छा बताते हैं इसको। अब ये गया मास्टर ग्लैंड को एक चाबुक। क्या कर रहे हो जी तुम? तुम्हारा काम ठीक नहीं चल रहा है। कैसे पता आपको? अरे सब पता है हमको, सब जगह गुप्तचर छोड़े हुए हैं। वो ग्लैंड एक्टिव नहीं है, वो ग्लैंड एक्टिव नहीं है, वो ऑर्गन छोटा है, वो ऑर्गन बड़ा हो गया, सारा इंफॉर्मेशन आपको ये हाइपोथैलेमस लेता रहता है। प्यार से, दुलार से, जैसे वैसे कहते हैं एन केन प्रकरण, तो एन केन प्रकरण ऐसे लेता है, मतलब वो प्यार से, इमोशन से लेता है। कोई को नहीं बताता है कोई बात, उसको प्यार करिए दुलार के तो सब बता देता है। वैसे है हाइपोथैलेमस, आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज्यादा इसके अंदर स्किल्ड है ये, कि पूरी तरीके से ये सारे बॉडी का इंफॉर्मेशन लेता है। कौन? हाइपोथैलेमस।
इससे ही डायरेक्टर ने कहा गया है। अब ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को चाबुक मारेगा, क्यों नहीं हुआ? अब पिट्यूटरी ग्लैंड पूछेगा कौन नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो बताएगा कि ये जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ सही नहीं है। तो ग्रोथ सही नहीं है, अच्छा। तो थायराइड ग्लैंड जो है फटाक से ग्रोथ, किसका ग्रोथ सही नहीं है? ये सबको ना देता है, इसको भी। अब थायराइड सबको देता है जीएच, इसको भी सबको जीएच देता है। किसका नहीं है? अच्छा, यहाँ पे किसका? हाथ वाला। अच्छा, तो यानी कि सोमैटोस्टेटिन सेल्स जो होते हैं बॉडी को, यानी सोमैटोस्टेटिन और जीएच दोनों एंटागोनिस्टिक काम नहीं कर रहा, अच्छे से काम नहीं कर रहा। अब थायराइड को चाबुक लगा, किसकी? पिट्यूटरी की। थायराइड जो है अच्छे से प्रोड्यूस करना शुरू किया, अच्छे से प्रोड्यूस किया, अच्छे से ये किया, फिर सुस्त हो गया। फिर कुछ समय बाद फिर एक फीडबैक गया, फिर डांट लगी, फिर चाबुक लगी, फिर अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन आप सोचिए, ये जो मैकेनिज्म है ये हर एक ग्लैंड के लिए लागू है। क्लियर है? तो क्या शरीर में किसी प्रकार की विकृति हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या किसी प्रकार का कोई भी डिजीज हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन होता क्यों है, ये जरा बताइए मुझे। आंसर आप ही के पास है। होता क्यों है? क्योंकि सारा कुछ अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। ग्रोथ हार्मोन रेडी है। ग्रोथ हार्मोन इज जस्ट अ मिस्ट्री, राजमिस्त्री समझ लीजिए। राजमिस्त्री तैयार है, माल ही तैयार नहीं है। घर वाला जिसका घर बनाना है, उस सीमेंट ला के दिया, गिट्टी गायब। गिट्टी सीमेंट दे दिया, बालू गिट्टी सीमेंट बालू दे दिया, वाटर सप्लाई नहीं दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इतने बड़े सिस्टम भगवान ने हमको जो शक्ति दी है, इतना बड़ा सब कुछ अंदर भर दिया है ब्रेन के अंदर, इतने सारे हैप्पी हार्मोन को जनरेट करने के लिए ये थाइमस ग्लैंड भर दिया है। थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैप्पी हार्मोन्स रिलीज, है ना। थाइमस ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, ये सब ऐसे हार्मोन्स को जनरेट करते हैं जिसको, जो अपनी बॉडी के अंदर के हर एक चीज को बिल्कुल क्योर कर सकता है। दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन। उसके बावजूद भी प्रॉब्लम इज यू, प्रॉब्लम इज आई, हम खुद ब खुद प्रॉब्लम है। मतलब इतने बड़े फीडबैक मैकेनिज्म को देने के बावजूद, जैसे एक बार वाटर फ्लो कर दिया, चलो ये कर दो, लेकिन उसके बाद फीडबैक नहीं लिया तो फिर कोई फायदा नहीं है। फीडबैक लिया तभी पता चला कि अच्छा ये जो है, अच्छा बिना टिकट के कौन बैठा है, अच्छा वो बैठा है ना, ये फीडबैक हो गया। तो ऐसे ऐसे फीडबैक कुछ भी होता है ना, फीडबैक उसका बुला उसको, अच्छा टिकट क्यों नहीं लिए भैया, है ना। ये कुछ भी, जैसे बच्चे को ट्यूशन क्लास हो, बच्चे का क्लास हो, कहीं भी, तो हमारे बॉडी में भी फीडबैक मैकेनिज्म है। कोई भी विकृति आती है, कोई इन्फेक्शन होता है, किसी प्रकार की डिजीज हमारे शरीर में पनपने लगती है, वहां पे फीडबैक मैकेनिज्म काम करना शुरू करता है। लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि आप उसको न्यूट्रिशन नहीं देते। आपको देना है 5 तत्व, 5 न्यूट्रिएंट सप्लाई देना है, और वो है विटामिन। अब हम उल्टी गिनती करेंगे, विटामिन नीचे लिखते थे ना जी, अब कहां लिखेंगे? ऊपर। विटामिन, मिनरल्स, उसके बाद प्रोटीन। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, अब सही जा रहे हैं। पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट लिखते थे, अब कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखना है, इसलिए ढेर सारा चावल और रोटी खाते थे। अब चावल रोटी को सीधे नीचे रखना है। अब विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, अब नहीं, अब कार्बोहाइड्रेट। आपकी कमजोरी, आप न्यूट्रिशन को नहीं समझते। आपकी कमजोरी है, आप अपने ही घर में अपने बच्चों को एक बैड न्यूट्रिशन दे रहे हैं। आपको फल महंगे लगते हैं, आपको सब्जियां महंगी लगती हैं, उनको किसी भी प्रकार दूध, रोटी, दाल, भात में सिमटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अनाज से ही न्यूट्रिशन होता है। और यही नॉलेज हमको हर घर में एक आदमी तक, एक इंसान तक जिसके अंदर आत्मा है, पहुंचानी है। तैयार है आप लोग? मैं कितना भी आपको साइंस पढ़ा दूं, कितना भी डीप नॉलेज दे दूं, आपको चाहे कैंसर के बारे में बताऊं, चाहे पीसीओडी के बारे में बताऊं, चाहे आपको किसी भी मैकेनिज्म के बताऊं, चाहे ग्रोथ के बारे में बताऊं, ले दे करके सवाल यही है कि कल्प्रिट कौन है।
कल्प्रिट हम हैं। हमको अवेयर करना है लोगों को। क्यों ऐसा लोग बोलते हैं फल बहुत महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसी समय आपको मशीन से उठा दीजिए। बोले आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ये जांच भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो दवाई मिलने वाली है आपको कम से कम तो 4 से 5 हजार के ऊपर मिलने वाली है, और आप अगर फल अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो कुछ भी दवा लेके चला जाए, नो, दिस इज रॉन्ग वे। आपको आधी दवा तो देनी ही नहीं है, आपको उनके अकॉर्डिंग भी नहीं चलना। और ये बहुत जरूरी है चेकअप के समय उस व्यक्ति को, उस आदमी को एकदम से, उसकी गार्जियन को एकदम से डिटरमाइंड होना चाहिए कि उसको फल सलाद खाना पड़ेगा, अंकुरित मूंग खाना पड़ेगा। अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता तो हाउ कैन ही अफोर्ड द मेडिकल दैट इज सप्लीमेंट दैट इज टू हाई कॉस्टली। अंडरस्टूड? ये उसके दिमाग में डालनी होगी। अगर वो ट्रीटमेंट के लिए रेडी है तो बैठो, नहीं तो फीस भी वापस कर दे, ले जाइए, क्योंकि हमें अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर पूरा भरोसा है। और आपको पता है आप कितनी भी दुनिया घूम ले, आप हमारे पास ही आएंगे। That confidence is मैं इतने देर से आपको फीडबैक मैकेनिज्म समझा रही थी, सब सीरियस थे। मैं आपको एक लाइन में बता दूं, ये जानना जरूरी है, लेकिन इससे अधिक इस बात को समझना जरूरी है कि हमको अपने पेशेंट्स के अंदर जो पर्ची प्रिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं उसके 10 पॉइंट जो है उसको फॉलो करने के लिए अगर वो रेडी नहीं है तो हमको ट्रीटमेंट उसको देना ही नहीं है। अगर ये डिटर्मिनेशन हर वो लीडर कर ले, हर वो डिस्ट्रीब्यूटर कर ले, तो पेशेंट लौटेंगे जरूर, कुछ पेशेंट लौटेंगे, लेकिन जब लौट के वापस आएंगे तो पूरी की पूरी सप्लीमेंट खाएंगे और बहुत जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। आपने कभी मुझे चेकअप करके देखा है? यस मैम। मैं पेशेंट को कैसे चेकअप करते समय क्या बताती हूँ, एकदम अपनी शर्तों पे। अभी इनको नहीं पता कि विटामिन क्यों खाना चाहिए, जिनको नहीं पता कि मिनरल क्यों खाना चाहिए, ये बताना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर आप देखेंगे कुछ गरीब लोग बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं, सप्लीमेंट पूरा लेंगे, पूरा एकदम लेंगे, जो बताया गया वो सही करेंगे, फल भी एकदम सही समय पे खाएंगे, सलाद भी सही समय पे खाएंगे, पानी भी, गर्म पानी भी सही समय पे लेंगे, और आप उनका रिजल्ट भी एकदम सही समय पे आता है। क्यों पता है? क्योंकि मैकेनिज्म तो फिट है, हम फिट नहीं है। यस मैम। अगर हम सब कुछ सप्लाई दे दें तो राजमिस्त्री यानी कि हार्मोन है, जीएच हार्मोन, ये तुरंत बिल्डिंग खड़ा करके रख देगा। कुछ लोग बोलते हैं दिखते हुए मकान बनता है, बनते रहता है, 2 साल हो गया अभी तक पिलर है वो खड़ा हो रहा है, फिर जाएगा तो अच्छा ढलैया हो रहा है, दीवार का गायब, दीवार लगेगा, खाली पिलर पे ढलैया हो गया, धीरे धीरे हो रहा है, अभी तक वही बन रहा था। अच्छा ये घर बगल में पूरा बिल्डिंग खड़ा हो गया, उसका घर अभी बन ही रहा है, मटेरियल ही नहीं दिया जा रहा है, तो ग्रोथ कहाँ से होगा? आप समझ में आया कोई पतला क्यों होता है? यस मैम। आप समझ में आ गया? कोई फिजिकली फिट होना और दुबला पतला होना और मोटा होना तीनों अलग चीजें हैं। आप समझिए, फिजिकली फिट होना, फिजिकली फिट में एकदम से स्टैंडर्ड बॉडी वेट, बीएमआई पता है ना, बॉडी मास इंडेक्स, उससे देखा जाता है फिजिकली फिट है कि नहीं, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स सही कि नहीं। मेरा सही नहीं है, पहले बता दो, आप लोग अपना देख लीजिए, मुझे सही करना है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। दिन भर गर्म पानी पीती हूँ, मैक्सिमम एकदम गरम, जब भी बैठती हूँ तो गर्म पानी पीती हूँ। आप लोग भी आदत अपना लीजिए, जब भी बैठिए तो समझिए फेवरेट पास टाइम इज गर्म पानी, है ना, टू ड्रिंक गर्म पानी, एकदम गर्म पानी पीजिए, तुलसी ड्रॉप साथ में रखिए, फटाक से 2 कुंटल, जो सुबह से शाम तक आपको बहुत ड्रॉप पीना है तो आप एक साथ 10 ड्रॉप नहीं पीजिए, सुबह बस पीजिए, शाम को पीजिए, और दिन भर जो पीते हैं उसमें 1-2 बूंद डाल दीजिए और धीरे धीरे उसको फूक फूक के पी लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत तेजी से वेट लॉस करेंगे, और यही नहीं, आपके शरीर के अंदर की टॉक्सिसिटी भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी और बहुत तेजी से आपके अंदर बहुत फिटनेस आ जाएगी। पहले मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ती थी तो मैं आधी सीढ़ी पे ही रह जाती थी, फोन करती थी, छोटू आओ ना जल्दी, थोड़ा सा मेरा बैग ले लेना, ऐसे कभी लिफ्ट बंद हुआ तो। अभी क्या है,
मैं जल्दी से आ जाती हूँ ऊपर, एकदम 4th फ्लोर तक आ जाती हूँ। मैं कोशिश करी चढ़ने का, अब मैं आराम से ऊपर आ जाती हूँ, थोड़ा सा हाँफती हूँ, अभी भी थोड़ा बहुत है तो लेकिन मैं आ जाती हूँ, पहले नहीं आ पाती थी। ये अंतर होता है, आपको फिटनेस अपने अंदर महसूस होता है। पहले मैं इतने देर खड़े होकर के अच्छे से बोल नहीं पाती थी, अभी आप उठ जाओगे लेकिन मैं नहीं उठ सकती। तो आप देखिए यहाँ पे हमने पूरा मैकेनिज्म, अभी एक मैकेनिज्म बताया है सिर्फ हार्मोनल का, अभी ऐसे ऐसे बहुत मैकेनिज्म है जो कि आपको समझना बाकी है। इम्यून सिस्टम का मैकेनिज्म, ग्रोथ का मैकेनिज्म तो आप समझ रहे हैं, इम्यून सिस्टम का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, कैसे हमारी एंटीबॉडी काम करती है, कैसे हमारा एंटीजन एक्शन लेता है और किस प्रकार रिएक्शंस होते हैं, किस प्रकार वायरसेस अटैक करते हैं और उसको वहीं पे क्या किया जाता है, छोड़ नहीं दिया जाता, खल्लास, वहीं पे खलास कर दिया जाता है। वायरसेस को कुछ समझते नहीं ना, कोरोना वायरस करते रहते हैं। अरे कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, ऐसे इतने खतरनाक वायरसेस आए, पोलियो वायरस कोरोना से भी खतरनाक है, आपको पता है, पूरा अंग ही सीधा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। पोलियो वायरस, टेटनस वायरस, अगर उसको नहीं, टेटनस का सॉरी बैक्टीरिया होता है, वायरस नहीं होता, टेटनस टिटानी, माइकोबैक्टीरियम टिटानी, इसका ये माइकोबैक्टीरियम टिटानी को कहा जाता है जोकर ऑफ दी माइक्रोबियल वर्ल्ड, जोकर सब तेरे हवाले, जोकर। तो क्या करता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जोकर सीधे ऊपर पहुंचा देता है, मुक्ति दे देता है। टेटनस से जो व्यक्ति, अगर नहीं आप टेटनस का इंजेक्शन लिए या फिर उसके लिए कोई भी आपने कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई तो सीधा ऊपर। कितने घंटे मिलते हैं, 24 घंटे, 24 घंटे का टाइम मिलता है। 24 घंटे में आपका जो मन करे वो करिए, नहीं तो फिर वो जोकर कुछ भी कर देगा। क्लियर है? तो हम समझ रहे हैं फीडबैक मैकेनिज्म ये कितनी एक्टिवली ये सारे को कंट्रोल करता है, और ये मैकेनिज्म कभी भी धोखा नहीं खाता। धोखा तब होता है जब उसको जीएच तो उसने दे दिया, लेकिन हमको प्रॉपर विटामिन नहीं मिला, प्रॉपर मिनरल नहीं मिला, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिला। अब वो ग्रोथ करेगा तो कैसे करेगा, मकान बनेगा तो कैसे बनेगा, खाली जोड़ैया चलता रहेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए बच्चे जो होते हैं दुर्बल होते हैं, दुबला जीभ से पिकनी जो है आपके जीभ से एकदम पूरी हो जाती है, इतना ज्यादा माल न्यूट्रिशन, उनको प्रॉपर कुछ भी नहीं मिलता, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट माल, बेसिक चीजें नहीं मिलती, दाल भात सब्जी नहीं मिलती, बेसिक चीजें नहीं मिलती। तो इसलिए हमको क्या करना है, लोगों को अवेयर करना है। अब हमारे पास इसको बीट करने का मतलब इसको हराने का बूस्टर डोज है, तो इस डोज के लिए जोरदार तालियां। पता है? हाँ, ये है नोनी जूस, और ये क्या है, कैल्शियम, ये क्या है, न्यूट्रीफिक्स प्रोटीन, है ना, और ये इधर क्या है, अश्वगंधा, और इधर सफेद मूसली, और इधर कलौंजी। एक चीज छूट गई, एक्चुअली आ नहीं रही थी इसमें, और वो है फ्लैक्स। क्लियर है? वो है फ्लैक्स। हमको अपने बॉडी के लिए ये सभी न्यूट्रिशन ग्रोथ के लिए चाहिए, ये सारे न्यूट्रिशन ग्रोथ के लिए चाहिए। अगर किसी का बॉडी अंडरवेट जा रहा है, किसी की बॉडी डेवलप नहीं हो पा रही है, तो हमको उसके टीन एज में ही, टीन एज के बाद कोई फायदा नहीं है, टीन एज में ही हमको ग्रोथ के लिए सारे न्यूट्रिशन देने पड़ेंगे। अगर अब इसमें से चॉइस है, किसी का बहुत बॉडी एकदम फिट है, उसके जेनाइटल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंस्ट्रुएशन ओके है, उसका स्पर्म काउंट वगैरह सब ओके है, तो ये दोनों हटा देंगे, सिंपल। लेकिन बाकी चीज देंगे, मोरिंगा देंगे, अश्वगंधा देंगे, नोनी जूस देंगे, न्यूकल-डीज देंगे, न्यूट्रीफिक्स देंगे, कलौंजी देंगे। क्लियर है? अगर आप इतना कुछ दे देते हैं, फ्लैक्स एक छोटा फ्लैक्स देंगे, ठीक है, इतना कुछ देते हैं तो आपके अंदर का ग्रोथ, सेल का ग्रोथ मल्टीपल हो जाता है। अब यहाँ पे अश्वगंधा नोनी को एक ये मैं स्टडी कर लेती हूँ। अगर हम बात करते हैं छोटे बच्चों की, तो वहां पे मतलब 30 के अंदर हम नोनी जूस धड़ल्ले से दे सकते हैं, 30 के अंदर। आफ्टर 30 हम इसको ना दे तो ही अच्छा है, हमको उसकी जगह पे किसको देना चाहिए, अश्वगंधा।
क्लियर है? तो हम यहाँ पे दोनों को इसलिए रखे हैं, सेम, दोनों सेम काम करता है, दोनों का नेचर सेम है, बस एज का डिफरेंस है, एज के अकॉर्डिंगली हम उसको करते हैं। इसीलिए अश्वगंधा और नोनी को मिक्स अप किया जाता है अश्व नोनी के रूप में। तो अश्व नोनी बीच बीच में अगर मान लेते हैं, इसलिए हमारा जूस भी अब क्या हो गया, पहले नोनी जूस था ना, अब क्या हो गया हाँ, तो अब आप कुछ भी दे सकते हैं, अश्वनोनी भी दे सकते हैं, आफ्टर 40 आफ्टर 30 भी अश्वनोनी जूस दे सकते हैं। बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा होता है, छोटे लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होता है। अगर हमको लेना तो अश्वनोनी का कैप्सूल भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास है। इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको पता है, अगर लैक्टिन वगैरह बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो हम नोनी जूस नहीं देते और उसमें हम नोनी का कैप्सूल दे देते हैं। वो चीजें हम लोग बाद में इंटरमीडिएटली स्टडी कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो ये ग्रोथ कॉम्बो है इसको देखते हैं। अब यहाँ पे ये कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट, बॉडी ग्रोथ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कैल्शियम, न्यूकल डीएस। यहाँ पे हमारे लिए विटामिन D3 के साथ, विटामिन D3 के साथ कैल्शियम का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बो मिलता है, जिसमें यहाँ पे आपको सिट्रेट और यहाँ पे मिलता है कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम सिट्रेट। ऐसे अगर हम बात करते हैं मार्केट वाले कैल्शियम की, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब चुना, चुना कली, कली चुना, यानी CaCO3। आपको सोच के देखिए, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, क्या ये इसका लिविंग सोर्स है? नो, ये नॉन लिविंग सोर्स से आता है। कहां से आता है? और ये सिट्रेट लिविंग सोर्स से आता है, प्लांट से आता है। ठीक है, अब दोनों में कौन अच्छा होगा? ऑब्वियसली प्लांट सोर्स अच्छा होगा। तो हम लोग इसीलिए अगर हमको ये कैप्सूल कैल्शियम, कितने लोग होते, मैं तो पहले से ही कैल्शियम खा रही हूँ, आप बोले कि आप जो खा रहे हैं वो गलत खा रहे हैं। अगर आपको खाना है तो आप एक ऑर्गेनिक कैप्सूल, ऑर्गेनिक और लिविंग सोर्स से होने वाले कैप्सूल्स को लीजिए, जिसमें कि ऑलरेडी विटामिन D3 इंक्लूडेड है, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।